dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, we are doing Macroeconomics Unit 3. The name of the unit is Determination of Income and Employment. So dear students, we have already done all the topics of this unit, or we can say 99% of the topic. और आज मैं आपको इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो है मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। स्टूडेंट्स, आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया that what are the measures to control the situation of excess demand and deficit demand। अब excess demand और deficit demand को कंट्रोल करने के दो मेजर्स हैं। पहला जो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुकी है वो था फिस्कल पॉलिसी, और आज मैं आपको करवाऊंगी मॉनेटरी पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। So let's start with monetary policy. Students, what is monetary policy? Monetary policy होती क्या है? मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी एक वो पॉलिसी है जिसे आरबीआई ऑपरेट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच इज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, और इन इंडिया वी कैन से जिसे आरबीआई कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि मनी की सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए आरबीआई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम दो और मेथड्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर और बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इसके बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। इसमें बैंक रेट पढ़ेंगे, हम रेपो रेट पढ़ेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ेंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं और बैंकिंग वाला वीडियो देखा है, तो ये सेम टॉपिक हमारा बैंकिंग चैप्टर में भी है। तो एक बार आप बैंकिंग में से इसे पढ़ लो और मैं इसको एक बार फिर से समझाती हूँ, इसे ध्यान से देखो। पहला टॉपिक है हमारे पास बैंक रेट। अब हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई स्टार्ट करता है, आरबीआई कैसे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। ये पढ़ने से पहले हमें बैंक रेट का मीनिंग पता होना चाहिए। सो बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक इशू लोन टू कमर्शियल बैंक, जहां सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है उनकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। हमारे पास दो सिचुएशन है, एक होती है एक्सेस डिमांड और दूसरी सिचुएशन है हमारे पास डेफिसिट डिमांड सिचुएशन। अगर स्टूडेंट्स, अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड को जिसे हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, उसका मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो अगर ये सिचुएशन है तो आरबीआई प्लान करेगा कि वो लोगों की एक्सेस डिमांड को कम करे, और लोगों की एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए वो क्या करेगा, वो बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। प्लीज आप याद रखो, बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। और अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, और अगर कमर्शियल बैंक को लोन महंगे मिलेंगे तो वो आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाएंगे, जिससे कि जनरल पब्लिक को भी लोन कॉस्टली मिलेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से लोग कम लोन लेंगे और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से कम है। यहां एग्रीगेट डिमांड कम है। इस सिचुएशन में आरबीआई बैंक रेट को कम करेगा, क्योंकि पहले से ही डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को कम करेगा, वो सस्ते लोन देगा कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक आगे सस्ते लोन देंगे लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसके कारण क्या होगा कि लोग ज्यादा लोन लेंगे और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेपो रेट। स्टूडेंट्स, रेपो रेट भी वही है, ये इट इज ऑल्सो अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक
बट दिस इज गिवन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर शॉर्ट टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो रेपो रेट भी सेम जैसे हमने बैंक रेट पढ़ा वैसे ही सिचुएशंस दो हैं इकोनॉमी में, एक एक्सेस डिमांड की, दूसरी डेफिसिट डिमांड की। अगर एक्सेस डिमांड है तो उस केस में सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, और अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्योर हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, मतलब लोगों की डिमांड ही नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, उस केस में आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा और वो कम रेट पे लोन देगा कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, मींस लोगों को सस्ते लोन मिलेंगे, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा खर्च करेंगे और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्योर हो जाएगी। थर्ड इज OMO. I have written the short form. OMO means open market operation. अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि इसमें सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज करता है। आप ध्यान रखिए, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो सेल करता है या फिर वो उनको परचेज करता है। अब कब वो सेल करेगा, कब वो परचेज करेगा, इस केस में क्या होगा? अगर इकोनॉमी में सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड मींस लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। अगर सेंट्रल बैंक लोगों को ये कहता है कि आप ज्यादा खर्च मत करो, अपना पैसा डिपॉजिट करवा दो या बैंक के पास रखवा दो, तो लोग शायद उसकी बात नहीं मानेंगे, और ऐसा डायरेक्टली बोलने की बजाय सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है। तो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल होता है, मतलब कि सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज बेची लोगों को। लोग जब वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो पैसा वो सेंट्रल बैंक को देंगे, तो पैसा लोगों से सेंट्रल बैंक के पास चला गया, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। तो आपको याद रखना है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल करता है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। एंड ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, जैसे कि आप सबको पता है डेफिसिट डिमांड का मतलब है जब लोगों की डिमांड नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज उसने पहले लोगों को बेची थी, सेल की थी, वही सिक्योरिटीज वो ज्यादा रेट पे लोगों से वापस परचेज करेगा। तो जब वो परचेज करेगा तो अब वो सिक्योरिटीज वापस लेगा और लोगों को पैसा देगा। जब लोगों के पास कैश इन हैंड आ जाएगा तो वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, एंड दिस विल हेल्प देम टू क्योर द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। Next is legal reserve ratio, legal reserve requirement, और this is known as LRR. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो मिनिमम अमाउंट, जो पैसा जिसमें से कोई भी कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकता, जो उनको एज अ रिजर्व अपने पास रखना ही पड़ता है। तो लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट्स हैं, एक है CRR, दूसरा है SLR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो और SLR सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो या रिक्वायरमेंट। तो अब इन केस में अगर सिचुएशन है इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में E फॉर एक्सेस, D फॉर डेफिसिट, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उस केस में बैंक LRR को इंक्रीज कर देगा और डेफिसिट डिमांड में डिक्रीज कर देगा। देखो समझो कैसे। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब वो पैसा जो हमने जिसमें से लोन नहीं दिया बल्कि जिसको हमने अपने पास रखा, जैसे कि SLR कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो हर बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती है। SLR सैचुरेटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो हर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। लेट बैंक ने डिसाइड किया कि 5% CRR है और 5% SLR है,
और हमारे पास टोटल रिजर्व जो है वो है 1000 रुपीज के। तो बैंक 1000 का 5% और 1000 का 5% टोटल 10% अपने पास रिजर्व रखेगा। सो ₹50 एंड ₹50। इट मीन्स बैंक 100 रुपीज अपने पास रिजर्व रखेगा और 900 का लोन देगा। अब अगर सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, तो बैंक इसको इंक्रीज करके 5% से लेट बैंक ने इंक्रीज कर दिया 10% पे और इसे भी 10% कर दिया। इट मीन्स अब हर बैंक को अपने पास और बैंक के पास मिला के टोटल 200 रुपीज रखने हैं और वो लोन जनरेट कर पाएंगे सिर्फ 800 रुपीज का। ऑटोमेटिकली बैंक अगर कम लोन देंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। लेकिन इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डेफिसिट डिमांड की, उस सिचुएशन में बैंक इसको 5% से कम करके और कम कर देगा एंड लेट बैंक कीप इट एट 2% एंड 2%। मतलब कि 1000 का 2% ₹20 एंड ₹20। इट मीन्स बैंक सिर्फ 40 रुपीस अपने पास रखेगा और बाकी अमाउंट के लोन देगा। बैंक कोशिश करेगा डेफिसिट डिमांड में कि वो लोन का अमाउंट बढ़ा सके ताकि लोग ज्यादा खर्च कर सके, ज्यादा परचेज कर सके। नेक्स्ट मेथड इज क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस सिचुएशन में हम 3 और सब पार्ट्स इसके पढ़ेंगे। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन, दूसरा मॉरल सॉल्यूशंस एंड थर्ड है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। स्टूडेंट्स, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का मतलब होता है जितनी वैल्यू का तुम्हें लोन मिलता है माइनस जितनी वैल्यू की तुमने एक चीज एज अ कोलेटरल बैंक के पास रखी है। आप सबको पता होगा कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखना पड़ता है। तो लेट अगर मैंने बैंक के पास कुछ एसेट्स रखे 10 लाख रुपीस के और बैंक ने मुझे लोन सैंक्शन किया 8 लाख रुपीस का, तो जो इसके बीच का गैप था ये मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी। दिस इज 2 लाख रुपीस। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन सैंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी गिवन टू द बैंक। अब अगर बैंक चाहता है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए और बैंक हमारे पास सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, उस केस में बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। मतलब हमें बड़ी वैल्यू की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी तो हमें कम लोन मिलेगा, तो उससे लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे और कम लोन लेंगे। दूसरी तरफ अगर सिचुएशन है डेफिसिट डिमांड की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? डेफिसिट डिमांड में उसके ऑपोजिट होगा, लोग बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा और लोग ताकि ज्यादा लोन ले सकें। अब मॉरल सॉल्यूशन मींस इसमें बैंक सेंट्रल बैंक स्पेशली डिफरेंट बैंक्स को उनको एडवाइस करता है कि उन्हें कौन से केसेस में लोन देना चाहिए और कब कब लोन नहीं देना चाहिए, वो उनको सिंपली समझाता है। ठीक है, बिकॉज दो बैंक, अगर बैंक की किसी की नई ब्रांच ओपन करनी है या कुछ 2 बैंक्स को शट डाउन करना है, ये सब प्योरली किसके हाथ में होता है? सेंट्रल बैंक के। थर्ड, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अगर सेंट्रल बैंक चाहे, मतलब इंडिया का अगर आरबीआई चाहे तो वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब बैंक ये इस बार नहीं चाहता कि लोग दिल्ली में ज्यादा कार्स लें, बिकॉज दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और वो हम कह रहे हैं कि पेट्रोल कार्स के कारण हो रहा है, और बैंक ये प्लान हुआ कि हमें किसी तरह से भी पेट्रोल कार्स की डिमांड कम करनी है। तो उस केस में बैंक क्या कर सकता है? बैंक उन पेट्रोल कार्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, उनके ऊपर कुछ डिफरेंट तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, तो अपने आप ही लोग पेट्रोल कार्स नहीं लेंगे और डीमोटिवेट हो जाएंगे। उसकी दूसरी तरफ अगर बैंक चाहता है कि होम लोन लोग ज्यादा लें, तो वो उस पर्टिकुलर केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम भी कर सकता है। मींस प्योरली ये पूरा सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। स्टूडेंट्स, हमारा ये पूरा यूनिट खत्म हो गया आज। हमने इस यूनिट में जितने भी टॉपिक थे, हमने एडी अप्रोच पढ़ा, एएस अप्रोच पढ़ा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच,
ADAS अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैंने आपको पढ़ाया, हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए, हमने सिचुएशन एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशंस पढ़ी और उनके मेजरमेंट्स भी किए। इसके बाद ये यूनिट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे बजट। तब तक आप इसे अच्छे से देखो। इसमें अगर डाउट्स हैं तो प्लीज इनबॉक्स मी, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई विल डेफिनेटली कम एंड सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।